आज की कहानी का शीर्षक है रिक्ति। इला के साथ भी सच बहुत बुरा हुआ। कितना समझाया था घर भर ने, भाई से लेकर दद्दा तक ने, कि लड़का अपने खानदान के मुताबिक नहीं, न रुपया न पैसा, न ज़मीन न जायदाद, और ऊपर से नाक इतनी लंबी कि लड़की वालों का दिया कुछ लेंगे भी नहीं साहबजादे। आज के ज़माने में मामूली सी उस मास्टरी से परिवार का बोझ अकेले ही उठाएंगे। जनसेवा का व्रत जो ले रखा था, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तरक भरक वाली कोई नौकरी मिलने से भी नहीं लेंगे, वरना तो क्या था, कह कह कर कहीं अच्छी जगह भैया ही लगवा देते। नहीं तो चाचा जी से कहते। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मंत्रियों एमएलओ तक पहुंच थी उनकी, पर नहीं, हजरत सिफारिश के सख्त खिलाफ थे। सुनते ही भड़क उठे। आप लोगों को शायद शर्म आ रही है मुझसे नाता जोड़ने में। अगर इला भी ऐसा ही सोचती हो तो। भड़क तो पापा भी बहुत गए थे सुनकर। बहुत समझाया था अपनी बेटी को कि बिटिया, इस अक्खर इंसान के साथ तेरी नहीं पटने की। देर सवेर पछताएगी तू, भला हो कि अभी। पर बिटिया रानी मानती तब ना। अब चाहे मास्टर हो या कलेक्टर, अक्खर हो या कुछ भी हो, शादी करूँगी तो बस विनय से ही। उसी की दी हुई लाल पाड़ वाली सूती साड़ी लपेट कर चल दी थी इला विनय के साथ। शादी में भी न कोई धूमधाम करने दी, न कोई गाजा बाजा। दिखावा विनय को कतई पसंद नहीं। और अब भरी जवानी में 32 की उम्र भी आखिर क्या होती है। ऊपर से छोटे छोटे 2 बच्चे, खुद को संभाले कि उनको ससुराल के नाम पर सिर टिकाने को 2 कंधे भी नहीं। ले दे के एक अंधी सास है, वह भी सहारा तो क्या बोझ ही होगी बेचारी पर। जिज्जी ने अपनी रेशमी साड़ी के आंचल से आंखें पोंछ ली। पूरे 8 साल छोटी है इला उससे। कलेजा मुंह को आने लगता है जब भी सोचती है कि कैसे सहा होगा इला ने इतना बड़ा आघात। अब तो खैर 2 साल होने को आए। तार मिला तो यकीन ही नहीं हो रहा था उन्हें कि इला आ रही है। कितनी बार बुलाया, हर बार किसी न किसी बहाने को लेकर इनकार। अब चलो, भांजी की शादी पर तो आ रही है, शुक्र है। विनय के हादसे के बाद पहली बार मिलेंगी वो उसे। विनय के गुजरने की खबर मिली थी तो जैसे आसमान से ही गिरी थी वे। बिलक बिलक कर कई दिन अनहोशी की हालत में गुजारे थे उन्होंने, पर ऐसे मौके पर भी इला को संतावना देने तक जा न पाई। इधर सास भी उनकी बेहद बीमार चल रही थी। जीने मरने का दांव लगा था। छोड़कर बहन को देखने चली जाती और पीछे से उसे कुछ हो जाता तो जिंदगी भर का कलंक माथे पर लगना था। सो बरेसा यानी उनके पति ही चले गए थे उनकी तरफ से। व्यवसाय की व्यस्तता के बावजूद बरेसा ने 3-4 दिन का वक्त निकाल ही लिया था। जानती थी वे उनके लिए नहीं, इला के कारण ही गए थे, पर उनका मन ही जानता था कि इला के प्रति बरेसा के लगाव को लेकर उन्हें कभी ईर्ष्या नहीं हुई। बल्कि सच कहें तो कभी कभी उनके जी में अजीबोगरीब ख्याल भी आते हैं कि क्यों ना इला के कष्टों को वे अपने ऊपर ले लें। कोई सुना तो क्या करे। पर कितनी ही बार दिल में उनके यह ख्याल नहीं उठा कि इला के बदले वैधव्य का क्लेश वे अपने ऊपर ही क्यों ना ओढ़ लें। समस्त धन दौलत वैभव समेत अपने पति को इला को ही सौंप दें। खैर, ऐसी बातें भी कभी संभव हो पाई थी इस दुनिया में, लेकिन रुपयों पैसों से तो उसकी मदद की ही जा सकती थी। बड़े सा चलने लगे तो 10,000 की गड्डी उन्हें दिखाकर उनके सूटकेस में रखने ही जा रही थी कि वे चिल्ला पड़े, अरे रे, क्या गजब कर रही हो तुम। लौटा देगी वह निश्चय ही, और ऊपर से बुरा भी मान जाएगी। कमाल करती हो, अपनी ही सगी बहन को नहीं जानती तुम। जानती क्यों नहीं, लेकिन यह भी जानती थी कि रुपयों की भी अपनी एक जगह होती है, रुतबा होता है। रुपये के पुलंदे न थमाए होते पापा ने तो ऐसा सुदर्शन स्वरूप वर उन्हें कहाँ मिला होता। रुपयों की वैसे वर पक्ष को ज़रूरत क्या थी। मोटर गाड़ियाँ, 2-2 आलीशान कोठियाँ, लंबा चौड़ा फैला व्यवसाय, पर शादी ब्याह के मौक़ों पर कुछ इज्जत आबरू का भी तो ख्याल करना पड़ता है।
रूप रंग में जिज्जी साधारण ही सही, पर क्या रुतबा है उनका ससुराल में। जब तक सास जिंदा रहीं, बेशक उन्हें लौंडियों की तरह उंगलियों पर नचाती रहीं, पर उसके ऊपर जाते ही चाबियों के गुच्छे के साथ सारे अधिकार समेट लिए थे उन्होंने परिवार के। मजाल थी कि उनकी आज्ञा के बिना नौकर नौकरानियों से लेकर देवरानियों तक मामूली निर्णय भी उनसे कोई पूछे बिना अपने आप ले ले। बच्चे बड़े हो गए, अब तो उनकी देख रेख की भी जिम्मेदारी नहीं। सो जिज्जी आजकल कुछ सोशल वर्क भी करने लगी थी। लाल वाली नई कंटेसा मैं ड्राइवर 2400 घंटे उनकी सेवा में हाजिर रहती थी। नगर के महिला मंडल की मीटिंग हो या बाल कल्याण समिति की कोई योजना, जिज्जी की उपस्थिति के बिना पूरी ही नहीं हो पाती। सबसे पहली और बड़ी चेक की राशि तो उनकी तरफ से ही आती थी ना। यही तो एक भावनात्मक संतोष था जो बरेसा ने उन्हें भरपूर मैसर कराया हुआ था। कमाते वे थे, संभालती थी जिज्जी, जितना चाहे खर्च, जितना चाहे लुटाएं। पैसों की कदर नहीं जानती इला, उसे क्या पता कि हाथ भरा होने के कारण ही इतनी पूछ है जिज्जी की समाज में। आज तक उनका हाथ केवल देने के लिए झुका है। नाते रिश्तेदार कोई उनके आगे चू तक नहीं कर सकते, सभी तो उनके एहसानों तले दबे हैं। सभी के मुंह उनके खुले हाथों ने ही तो बंद कर रखे हैं, वरना तो खुसुर पुसुर बातें लोग किसी से नहीं करते। जानते सब हैं वैसे कि बड़े सा के कोई एक रखी हुई है इसी शहर में, खसम है मरी का। गनीमत यही है कि बांझ है निगोड़ी। आखिर कितनी ले लेगी, कपड़े लत्ते गहने जेवर निचोड़ ले जितना चाहे उनकी बला से। उन्हें क्या, शुरू शुरू में खूब कूड़ा करती थी मैं, रोई पीटी भी, पर अब करे भी तो क्या। किस बलबूते पर बांध कर रखती उन्हें अपने आंचल की छोर से। उन छिनाल औरतों की तरह छलबल भी तो नहीं आता था उन्हें। नई नई ब्याह कर आई थी तो रूठा रूठी करती भी थी थोड़ी, अब कौन सुनता था उनकी। रो पीट कर अपना ही कलेजा जलाती। यह तो अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली थी। अब सब उनके आभारी थे, उनके कृपा पात्र। कितना सुख मिलता था। उन्हें अपनी वाहवाही सुनकर। पिछले बरस उन्होंने अपने अकेले के ही बलबूते रेवतीपुर गांव में विकास अभियान चलाया था। बाद में महिला मंडल के कुछ एक और भी दानी सदस्यों ने उनके साथ इस कार्य में सहयोग किया था। पर सब जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग और डिस्पेंसरी की अधिकांश खर्च की जिम्मेदारी जिज्जी ने ही अपने ऊपर ली थी। इस बात में ज़रूर तारीफ करनी होगी बरेसा की कि उन्होंने कभी जिज्जी के किसी निर्णय की आलोचना नहीं की। बस जब भी कभी इला को कुछ देने का नाम लेती है तो टोक देते हैं वे उसे। पता नहीं क्या राज है इसमें। बहाना सिर्फ एक की, अपनी ही बहन को तुम नहीं जानती, लौटा देगी, लेगी नहीं। अब आ रही है नीला, देखेगी कि वे की। बुलाते वक्त दिल तो धकधकाया था उनका। बेचारी सूनी मांग से कैसे देखेगी उनके यहाँ बारात उतरते, शहनाइयाँ बजते। पर उन्होंने भी सारा तय कर रखा था, उदास नहीं होने देंगी इला को। पहले तो उसे पास बैठाकर अच्छी तरह समझाएंगी, मान जाएगी तो वापस लौटने ही कहाँ देंगी वे उसे। पढ़ी लिखी है, वहाँ स्कूली बच्चों को पढ़ाती है, मुआ एक रस काम। यहाँ अपने ही व्यवसाय में हिस्सा बटाएगी तो क्या बुरा। उन्हें अपने ऊपर ग्लानि हुआ आई। वहाँ अपनी ही छोटी सगी बहन पैसे पैसे को तरसती और यहाँ वे ऐशो आराम सुख सुविधा को गले गले भोगती। उनकी आँखों के आगे परंपरागत विधवाओं की आकृतियाँ घूमने लगी। सफ़ेद साड़ी, सूना माथा, कृष्काय होती काया, इच्छाहीन फीकी आँखें। वे बरबस ही काँप उठी। नहीं, इला के साथ वे ऐसा नहीं होने देंगी। महिला मंडल की तरफ से उन्होंने अनेकों बेसहारा औरतों के उद्धार के लिए बेशुमार काम किए थे। पिछले दंगों में हुई तमाम विधवाओं के पुनर्वास के लिए किए गए उनके प्रयासों को कौन नकार सकता था। पुरानी कोठी के पिछवाड़े वाले आंगन में इन औरतों को लेकर उन्होंने अच्छी खासी कार्यशाला खोल रखी थी। सिलाई कढ़ाई की खुश थी बेचारी, पेट पालने का सहारा तो मिला।
उनमें से कितनी को तो पुनर्विवाह के लिए भी मदद की थी उन्होंने। रह रह कर यही बात इला के लिए भी सोचने लगती थी। उनका मन दूर क्या जाना था, उनका अपना ही चचेरा देवर कुमारा बैठा अभी तक। राजनीतिक की ऐसी धुन लगी थी लल्ला को कि शादी ब्याह के चक्कर में फंसने का मौका ही नहीं मिला। अब चारों खाने चित्त बैठा था कई वर्षों से। पिछले चुनावों में अपनी पार्टी का टिकट ही नहीं मिला। इस बार लड़ने का जी नहीं किया। अब तो थोड़ा बहुत बड़े शाह के साथ ही परिवार के व्यवसाय में हाथ बटा दिया तो दिया, नहीं तो दिन हो कि रात बोतल चढ़ाई और सो रहे। वैसे लल्ला जी से जिज्जी को अपार स्नेह है, दिल के बेहद भले जो ठहरे। बस इला किसी तरह मान जाए तो दोनों का जीवन संवर जाए। जिज्जी के लिए पल पल भारी पड़ रहा था। इला को देखते ही वे गले से लगा लेंगी। उनकी आंखों में बरबसी आंसू उमड़ पड़े। इला उनके कंधे पर सिर रखते ही फूट फूट कर रो पड़ेंगी। तब वे उसके केसों को सहलाते हुए उसे भीतर ले जाएंगी और फिर मौका पाते ही वह दिन भी आ पहुंचा। इला और बच्चों को लेने गई कांटेसा स्टेशन से लौटा आई थी। दरवाजों के खुलने और बंद होने की आहट पाते ही वे दौड़ी दौड़ी बाहर आ गई। अरे दोनों बच्चियां इतनी बड़ी बड़ी, इतनी सुंदर, हूबहू अपनी माँ की तरह। और उनकी माँ, उनकी चहेती इला। इला को देखा तो वे भौचक्की ही रह गई। इला यह तनिक दुबली भर लग रही थी उसे, पर माथे पर वही बड़ी सी सिंदूरी बिंदी, हाथों में कांच की चूड़ियाँ, वही लाल पाड़ की साड़ी। तो क्या गले लगाने को उद्यत हाथ अगल बगल शिथिल होकर लटक गए। आगवानी को आगे बढ़ते पैरों को न जाने कैसे कैसे संदेहों ने जकड़ लिया। गाड़ी से उतरकर इला ही आगे बढ़ी। कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी जिज्जी को उसने बाहों में जकड़ लिया। कैसी हो जिज्जी, कितनों बरसों के बाद देखा तुम्हें। जिज्जी थी कि जीवा को जैसे काठ ही मार गया। अचंभित, परेशान सी, कहे भी तो क्या, जैसे तैसे। उनके मुंह से तो बस इतना ही निकला, हाँ, छोटा सा एक अटैची और बेत की टोकरी। गोपाल पहले ही भीतर ले गया था। चाय के लिए कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। दोनों बहनें भीतर जाकर जिज्जी के कमरे में पलंग पर बैठी ही थी कि तिपाई सामने सरका कर नौकरानी चाय की ट्रे रख गई। इतना भी धीरज कहाँ था जिज्जी में कि इला को नहा धो लेने देती। पियो न चाय। हाँ जिज्जी सोच रही थी कि विनय का नाम ले या नहीं, और पूछे तो कैसे पूछे। आखिर यह क्या किया इला ने, उन्हें बिना बताए ही, किसी को खबर किए बगैर ही। माथे पर वही बिंदी, मांग में सिंदूर और वही लाल पाड़ वाली साड़ी। तो क्या विनय के ही किसी मित्र से? इला, हम क्या तुम्हारे कुछ नहीं होते? क्यों जिज्जी? यह सब, ये बिंदी, सिंदूर। ओह जिज्जी, तुमने समझा कि मैंने फिर से शादी कर ली, तुम्हें बिना बताए। हल्की निश्वास के साथ इला की डगडगा आंखों से बूंद टपक पड़ी। तुम भी तो जिज्जी शादी कर लेती और तुम्हें बताती भी ना, और फिर करती भी किससे? उन जैसा फिर से कोई कहाँ से? रूंधे गले से बोलती इला को सांत्वना देते हुए जिज्जी उसके केसों को सहलाने लगी। तू फिक्र न कर, ऐसी निराशा की बातें न कर पगली, सब ठीक हो जाएगा सब। अपनी जिज्जी के रहते तुझे किस बात की चिंता? देख, यहाँ कोई कमी है भला? पर अब भी वे अपनी उत्सुकता को नहीं रोक पा रही थी। लेकिन तूने अभी तक माथे पे ये बिंदिया? क्या बताऊँ जिज्जी, कितना प्यार करते थे वे मुझे, भूल ही नहीं पाती हूँ। वे नहीं रहे, पर उनकी निशानी, यह बिंदी और सिंदूर। अवाक सी जिज्जी आंखें पोंछती इला को विस्फारित नेत्रों से देखने लगी। उनकी आंखों के आगे अचानक ही बड़े सा की छवि तैर गई। इला को सांत्वना देते उनके हाथ सहसा अपने ही गोद में आ टिके। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल लड़ियां बहने लगीं। क्या हो गया था जिज्जी को अचानक ही? घुटनों में सिर देकर वो फूट फूट कर रोने लगी। इला ने सोचा जिज्जी उसके लिए ही रो रही थी।